अब ये टॉपिक का हेडिंग डालिए, रिलेशन बिटवीन इंजीनियरिंग एंड एक्चुअल और ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन। ठीक है, ये है क्या? चलो मैं ये 3 वर्ड को पहले आपको समझाता हूं। ओके, तो यहां पे मैंने तीनों वर्ड को लिखा, स्ट्रेस, इंजीनियरिंग स्ट्रेस, एक्चुअल स्ट्रेस। या एक डेरिवेशन अभी हम करेंगे, काफी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जाम में वहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, सब कुछ। ठीक है, कन्वेंशनल भी पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, बहुत तरह के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो देखो अभी तक जो हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में देखते आ रहे थे, उसमें ये देखे कि टेंशन टेस्ट कर रहे हैं, है ना। कोई एक स्पेसिमेन कंसिडर करते थे बाबू, ये स्पेसिमेन हमने कंसिडर किया। इस स्पेसिमेन का लेट्स सपोज ओरिजिनल लेंथ है L0। ठीक है, तो बिफोर अप्लाइंग एनी लोड, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या होगा, वो कुछ होगा जिसको हम बोलते हैं ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया A0। ठीक है, ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया। अब जो लोडिंग है, आप दो अलग अलग तरीके से इस पे लोड अप्लाई कर सकते हो। जैसे हम टेंशन अप्लाई कर सकते हैं, P टेंसाइल लोडिंग, या फिर हम कंप्रेशन अप्लाई करके टेस्ट कर सकते हैं, P इन टेंशन अप्लाई कर सकते हैं या P इन कंप्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग लोड अप्लाई करके हम टेस्ट कर सकते हैं, टेंसाइल लोडिंग या कंप्रेसिव लोडिंग। होता क्या है सुनिए, जब आप टेंसाइल लोडिंग अप्लाई करते हो, मेंबर में इलोंगेशन देखने को मिलता है। जब जैसे माइल्ड स्टील के केस में देखा, अल्टीमेट पॉइंट के बाद क्या होना शुरू हो जाता है, नेकिंग होना चालू हो जाता है, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया रिड्यूस हो रही होती है। समझ में आ रहा है? इलोंगेशन होगा तो देखो मटेरियल का जो वॉल्यूम है वो तो कांस्टेंट है ना, इस स्पेसिमेन का वॉल्यूम इज कांस्टेंट। वॉल्यूम कितना है तुम्हारा, ए नॉट इंटू एल नॉट, दिस इज क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल एंड इट इज कांस्टेंट। आप अलग से नया कोई मटेरियल वगैरह तो ऐड नहीं कर रहे हो इसमें, तो वॉल्यूम कंजर्व्ड है, वॉल्यूम इज योर कांस्टेंट। नाउ यू आर अप्लाइंग टेंशन फोर्सेस, लेंथ इंक्रीज होगी, तो वो कांस्टेंट वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए, वॉल्यूम कंजर्वेशन के रूल को सेटिस्फाई करने के लिए क्या होना चाहिए, क्रॉस सेक्शन एरिया उसका रिड्यूस होना चाहिए, डिक्रीज हो जाएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज होगा एट एनी पॉइंट ऑफ, एट एनी टाइम इन टेस्ट, है ना। अगर आप टेंसाइल लोडिंग लगाए तो इलोंगेशन देखने को मिल रहा है और क्रॉस सेक्शन एरिया एट द सेम टाइम डिक्रीज हो रही है। सिमिलरली आप सोचो कि कंप्रेसिव लोड लगा रहे हो, तो कंप्रेसिव लोड लगाओगे तो क्या होगा, लेंथ में रिडक्शन होगी। जब लेंथ में रिडक्शन होगी तो मटेरियल में बल्जिंग होगा, मटेरियल कंप्रेस होकर बल्ज कर जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज हो जाएगी टू सेटिस्फाई दैट कांस्टेंट वॉल्यूम लॉ। समझ में आ रहा है? तो एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग टेस्ट इन कंप्रेशन आपका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा ही देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू व्हाट, ओरिजिनल। लेकिन टेंशन में एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग टेस्ट आपको क्रॉस सेक्शन एरिया कम ही देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू ओरिजिनल। दो बातें क्लियर? अब सुनो मेरा बात। स्ट्रेस जो होता है क्या होता है, लोड डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया बेसिकली। अब ये जो लोड है ये टेंशन का हो सकता है या फिर कंप्रेशन का हो सकता है, एक एक करके देखेंगे। मान लो चलो इंजीनियरिंग स्ट्रेस, सबसे पहले ये समझो, इंजीनियरिंग स्ट्रेस इसको हम कैलकुलेट करते हैं बेस्ड ऑन ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया, P अपॉन ए नॉट। हमेशा चाहे कंप्रेसिव लोड हो वो P या टेंसाइल लोड हो वो P अपॉन ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया का कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इंजीनियरिंग स्ट्रेसेस को कैलकुलेट करते हैं। नाउ एक्चुअल या ट्रू स्ट्रेस को हम कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द इंस्टेंटेनियस क्रॉस सेक्शन एरिया, दैट इज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन टेस्ट। जो क्रॉस सेक्शन एरिया है स्पेसिमेन का आपको वो यूज करना है। जैसे टेंशन टेस्ट होगा तो उसमें क्रॉस सेक्शन एरिया कम देखने को मिलेगा, तो अगर क्रॉस सेक्शन एरिया कम देखने को मिलेगा तो सोचो सेम स्ट्रेन वैल्यू पे, है ना, एट सेम स्ट्रेन वैल्यू, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है, ऐसा कोई मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऐसा है, तो मान लीजिए सेम स्ट्रेन वैल्यू, डिफॉर्मेशन का वैल्यू आपका फिक्स कांस्टेंट, इसी स्ट्रेन वैल्यू पे इतना डिफॉर्मेशन हुआ है मटेरियल में, ये रिकॉर्ड कर रहे हो, इस डिफॉर्मेशन के करस्पॉन्डिंग देख रहे हो। जब स्ट्रेस इंजीनियरिंग निकालोगे तो लोड कितना है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है वो करके आप इंजीनियरिंग वाला स्ट्रेस निकालेंगे। बट एक्चुअल अगर आपको स्ट्रेस की वैल्यू बतानी है तो इस डिफॉर्मेशन के करस्पॉन्डिंग, मान लो टेंशन टेस्ट है, तो इस डिफॉर्मेशन के करस्पॉन्डिंग क्या क्रॉस सेक्शन एरिया है स्पेसिमेन का,
जिस पॉइंट पे आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, क्या क्रॉस सेक्शन एरिया है स्पेसिमेन का, वो यूज करना है, इंस्टेंटेनियस क्रॉस सेक्शन एरिया। तो वो अगर टेंशन टेस्टिंग है तो वो ए नॉट से तो कम ही होगा हमेशा। अगर टेंशन टेस्ट है तो वो ए नॉट से हमेशा कम होगा। तो जो एक्चुअल स्ट्रेस की वैल्यू मिलेगी एट सेम डिफॉर्मेशन, वो आपको ज्यादा मिलेगी इन टेंशन। समझ रहे हो? तो जो कर्व आपको कर्व बनना चाहिए वो कैसा बनेगा, इस तरह का कुछ आपका कर्व ये बन जाएगा टेंशन में। ये इंजीनियरिंग वाला और ये एक्चुअल वाला जब टेंशन टेस्ट हो रही है। लेकिन एट द सेम टाइम कंप्रेशन में इनको अलग से बनाएंगे डायग्राम को, है ना। अभी जस्ट समझा रहा हूँ, इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, अभी तो मैं डेरिवेशन कुछ किया भी नहीं हूँ, एक दे रहा हूँ आइडिया, है ना। इन सब चीजों को लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझा रहा हूँ, बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, ताकि मैं आगे का कंटेंट अभी चालू कर पाऊँ इस पे। लेकिन एट द सेम टाइम कंप्रेशन के केस में क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज हो जा रही है ड्यू टू रिडक्शन इन लेंथ ऑफ द मेंबर। तो जो एक्चुअल स्ट्रेस आप निकालोगे वो इंजीनियरिंग स्ट्रेस से कम देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। और एक चीज मैं आपको और बताता हूं, देखो एक एजम्पशन हमने बताया था जब हम सोम का पेपर चालू किए थे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी डिफॉर्मेशंस हम पढ़ते हैं, जो भी डिफ्लेक्शंस वगैरह निकालते हैं, सोम स्ट्रक्चर दोनों पेपर में जो भी एनालिसिस करके डिफॉर्मेशन वगैरह निकालते हैं, वो सभी इलास्टिक होते हैं, इलास्टिक डिफॉर्मेशंस। एंड इलास्टिक डिफॉर्मेशंस आर वेरी नेग्लिजिबल इन मैग्नीट्यूड। इलास्टिक डिफॉर्मेशन इन द सेंस, कोई एक्सियल मेंबर है, उस पर एक्सियल लोडिंग लगाया हो, लेंथ इंक्रीज हो गया, मतलब टेंशन लगाया हो, लेंथ इंक्रीज हो गया, या कंप्रेशन लगाया हो, कॉन्ट्रैक्शन हो गई। तो ये सारे जो इलांगेशन या कॉन्ट्रैक्शन, ये इलास्टिक इन नेचर है। उसी तरह मान लीजिए ट्रांसवर्स लोडिंग है, बेंडिंग हो गया, तो जो बेंडिंग के कारण डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिल रहा है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इन द मेंबर, वो इलास्टिक इन नेचर है। हम ये कंसिडर करके चल रहे हैं, ये एज्यूम करके चल रहे हैं इन सोम एंड स्ट्रक्चर एनालिसिस। तो मोटा मोटी अपना जो ये डिफॉर्मेशन वगैरह है जिसका स्टडी करते हैं सोम स्ट्रक्चर दोनों के पेपर में, दीज आर इलास्टिक इन नेचर। मतलब जो भी लोड आपने मेंबर पे लगा रखा है जिस कारण से वो डिफॉर्मेशन आपको मिल रहा है, आप लोड रिमूव कर देंगे, वो डिफॉर्मेशन खत्म, मेंबर में जो भी शेप चेंज हुआ था वो शेप चेंज खत्म हो जाएगा, वैनिश, मेंबर विल कम टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। बात ये क्लियर है? दूसरा बात सुनो, जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन है इनकी मैग्नीट्यूड काफी कम होते हैं, इनका मैग्नीट्यूड काफी कम है, इनका वैल्यू काफी कम है, बहुत छोटे छोटे डिफॉर्मेशन होते हैं। अप टू इलास्टिक लिमिट मेंबर में जो भी डिफॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है उसका मैग्नीट्यूड काफी कम है। तो अगर मान लीजिए डिफॉर्मेशन का मैग्नीट्यूड ही काफी कम, इसलिए कम है ना, क्यों कम है, क्योंकि इलास्टिक लिमिट के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन जो है वो बहुत कम है। कहने का मतलब है, देखो अभी हमने जो माइल्ड स्टील का पढ़ा वो तो मैंने ऐसे सुला के दिखा दिया आपको, लेकिन रियलिटी में वो ऐसा होता नहीं, आपको बस पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए वो स्लोप वगैरह स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का, इसलिए वो इस तरह से सुला दिया था। लेकिन एक्चुअली में अगर बात करोगे तो ये लगभग वर्टिकल ही होती है इस तरह से, फिर ये ऐसा, है ना। तो इलास्टिक लिमिट के करस्पॉन्डिंग, इलास्टिक लिमिट यहां पर कहीं पर है, तो इसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन देखो, ये स्ट्रेन बहुत ही कम। तो इलास्टिक लिमिट तक में जो डिफॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है, इलास्टिक स्ट्रेन वगैरह, वो डिफॉर्मेशन की मैग्नीट्यूड होती है बहुत कम सब। तो जब डिफॉर्मेशन की मैग्नीट्यूड कम है तो जो शेप वगैरह है उसमें क्या ही चेंजेस आया होगा। अगर विद इन इलास्टिक लिमिट ही अगर हम बात करें, इलास्टिक डिफॉर्मेशन का ही बात करें, तो मान लो मेंबर में इलास्टिक डिफॉर्मेशन ही हो रहा है, तो वो थोड़ा सा इलास्टिक डिफॉर्मेशन हुआ है तो उसके कारण मेंबर के क्रॉस सेक्शन एरिया में कोई सिग्निफिकेंट चेंज देखने को मिलेगा क्या? नहीं मिलता साहब, नहीं मिलता। मतलब अगर डिफॉर्मेशन विद इन इलास्टिक लिमिट है आपका, है ना, तो ऐसे केसेस में ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया एंड डिफॉर्मेशन होने के बावजूद भी जो मेंबर का क्रॉस सेक्शन एरिया है वो लगभग अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं, देयर इज नो सिग्निफिकेंट चेंज बिटवीन देम। और सोम और स्ट्रक्चर की स्टडी में हम क्योंकि इलास्टिक डिफॉर्मेशंस को ही कंसीडर करते हैं और इसके बाद वाला पूरा कर्व को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, तो इसलिए सोम और स्ट्रक्चर की स्टडी में जो भी स्ट्रेसेस वगैरह देख रहे हो वो इंजीनियरिंग स्ट्रेसेस होते हैं। लॉजिक क्लियर है?
वो इंजीनियरिंग स्ट्रेसेस होते हैं, मतलब जो भी हम स्ट्रेस वगैरह कैलकुलेट कर रहे होते हैं वो कैलकुलेट करते हैं बेस्ड ऑन ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया। समझ में आया बात? बेस्ड ऑन व्हाट? ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया। क्यों? क्योंकि हमारा एजम्पशंस है, हम इलास्टिक लिमिट के अंदर ही डिफॉर्मेशंस को रखते हैं सोमैन स्ट्रक्चर में, इससे ज्यादा डिफॉर्मेशन होने नहीं देंगे मेंबर में। समझ में आ रहा है? और डिजाइन थ्योरी भी इसी कॉन्सेप्ट पर आगे चल के बेस्ड है। ओके, तो इसलिए जो स्ट्रेस होता है वो इंजीनियरिंग स्ट्रेस होता है, जिसका मतलब जो एनालिसिस करते वक्त हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक्चुअल स्ट्रेस वगैरह को कैलकुलेट नहीं किया जाता है, जहां जरूरत पड़ती है वो करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको मेंबर का एकदम परफेक्ट बिहेवियर ही जानना है कि एक्चुअल स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेसेस के बीच में क्या बिहेवियर है, वो बिहेवियर किसी ने देखा, किसी ने स्टडी किया, इसलिए आज हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। तो एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन एनालिसिस भी होती है जब हाई लेवल डिजाइन होता है। तो ओके, मतलब आप कोई अलग ही थ्योरी चेक कर रहे हो, मतलब मटेरियल का एकदम परफेक्ट बिहेवियर आप निकाल रहे हो, तो ऐसे केसेस में आप स्टडी करते हो एक्चुअल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का। क्लियर है? लेकिन इन जनरल जो अकॉर्डिंग टू थ्योरी अगर हम चलेंगे तो डिफॉर्मेशंस आर लिमिटेड विद इन इलास्टिक लिमिट, एंड उतने डिफॉर्मेशंस पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया में चेंजेस है दोज आर इनसिग्निफिकेंट, हेंस द इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एंड द एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आर पैरेलल टू ईच अदर, भाई या कह लो सुपर इम्पोज, एक दूसरे के ऊपर ही रहता है, क्योंकि स्ट्रेसेस के वैल्यू ही सेम आएंगे ना। ये एरिया में ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस ही नहीं है, ये ए आई और ए नॉट के बीच में ज्यादा डिफरेंस है ही नहीं। जब ए नॉट और ए आई के बीच में ज्यादा डिफरेंस होगा तब स्ट्रेस के वैल्यूज में ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जब वो ए नॉट और ए आई नियरली इक्वल होंगे तब स्ट्रेस के बीच में आपको ज्यादा वैल्यू देखने को, स्ट्रेस के बीच में ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा नहीं। समझे बात? ये चीजें हैं। तो इन सब चीजों को अब हम देखते हैं, एक इक्वेशन हम डिराइव करेंगे, उस इक्वेशन को समझते हैं। ओके, चलिए, ये लिखने की जरूरत नहीं है, हेडिंग तो आपने डाल ही लिया था। ये 2 सेंटेंस पहले आप लिख लीजिए। इंजीनियरिंग स्ट्रेसेस आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्पेसिमेन टेस्टेड, है ना। मतलब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जैसे सिग्मा नॉट, एंड सिग्मा नॉट इज इक्वल टू लोड। लोड तो वही दोनों में सेम, इंजीनियरिंग में और एक्चुअल के कैलकुलेशन में लोड का वैल्यू सेम, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया ए नॉट। इस तरह से ये फॉर्मूला बनता है। एक्चुअल या ट्रू स्ट्रेस is calculated based on instantaneous cross section area of specimen under test, है ना। और इसको हम सिग्मा ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज इक्वल टू व्हाट? लोड इज सेम डिवाइडेड बाय ए आई, इंस्टेंटेनियस क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, समझ में आ रही है चीजें? 2 सेंटेंस क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। लेट्स सपोज कोई एक मेंबर है, इसको आप टेस्ट करने जा रहे हैं, इसका ओरिजिनल लेंथ जो था वो था एल नॉट। ठीक है, अब इस पे आप टेस्ट करने जा रहे हैं, आप एक बार टेंशन लोड लगाएंगे, दूसरा हम कंप्रेशन, दोनों के लिए देख रहे हैं, है ना। तो आप अगर टेंशन लोड लगाते हो, ओके, लेट सपोज, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? अगर आप टेंशन लोड लगा रहे हैं तो आपको ये देखने को मिलेगा कि मेंबर में कुछ इलोंगेशंस हो गए, डेल्टा हो गया है, कुछ इलोंगेशंस होगा ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ टेंशन लोडिंग। सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन टेस्ट, अगर मैं पूछूंगा उसका लेंथ क्या है, तो आप बोलोगे दैट इज योर इंस्टेंटेनियस लेंथ एल आई विच इज इक्वल टू एल नॉट। मैं यहाँ पे अब जनरलाइज कर देता हूँ इक्वेशन को, एल नॉट प्लस माइनस डेल्टा, एल नॉट प्लस माइनस डेल्टा। डेल्टा मतलब जो भी इलोंगेशन या कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, डेल्टा इक्वल टू डिफॉर्मेशन लिख देता हूँ सीधा, डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन ये 2 तरह का हो सकता है, इलोंगेशन या कॉन्ट्रैक्शन। इलोंगेशन अंडर टेंसाइल लोडिंग, कॉन्ट्रैक्शन अंडर कंप्रेसिव लोडिंग। और एल नॉट क्या है? ओरिजिनल लेंथ ऑफ द मेंबर, ओरिजिनल लेंथ ऑफ मेंबर, लेंथ ऑफ मेंबर। एल आई क्या है? इंस्टेंटेनियस लेंथ ऑफ मेंबर। ठीक है, इंस्टेंटेनियस लेंथ ऑफ मेंबर। ओके, सिमिलरली ए नॉट क्या है? ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ मेंबर। ए आई क्या है?
इंस्टेंटेनियस क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ मेंबर। ये दो बातें भी आपको क्लियर है। अब एक चीज देखो, यहाँ पे जो हम प्लस साइन यूज करेंगे, ये जो जनरलाइज्ड फॉर्मूला आपको मैंने बताया, इसमें जो मैं प्लस साइन यूज करूंगा, ये तब यूज करूंगा मैं जब मैं टेंसाइल लोडिंग लगा रहा हूं टेंशन के लिए। माइनस साइन यूज करूंगा अगर मैं कंप्रेसिव लोड लगा रहा हूं, कंप्रेशन। क्लियर है यहां तक बात? साफ? ठीक। अब देखो, डेरिवेशन आगे कंटिन्यू करता हूं। देखो यार, जो एक्चुअल स्ट्रेस है, सिग्मा एक्चुअल या ट्रू स्ट्रेस कह लो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? सीधी बात, लोड डिवाइडेड बाई इंस्टेंटेनियस क्रॉस सेक्शन एरिया ए आई। अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं P डिवाइडेड बाई ए नॉट ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू ए नॉट डिवाइडेड बाई ए आई। कैन आई राइट लाइक दिस? यस आई कैन राइट लाइक दिस। तो क्या ये सिग्मा ए इक्वल टू P बाई ए नॉट सिग्मा नॉट विच इज नथिंग बट इंजीनियरिंग स्ट्रेस इनटू ए नॉट अपॉन ए आई नहीं हो जाएगा? हो गया। अब ये ए नॉट अपॉन ए आई का क्या वैल्यू है, ये हम कैसे पता लगाएंगे? तो हम यहाँ पे वॉल्यूम कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। फ्रॉम वॉल्यूम कंजर्वेशन, वॉल्यूम कंजर्वेशन मतलब डिफॉर्मेशन से पहले जो वॉल्यूम था, डिफॉर्मेशन के बाद जो वॉल्यूम है, दोनों सेम है। वॉल्यूम बिफोर डिफॉर्मेशन is equal to volume after deformation, that is volume is constant, volume equal to constant। बहुत जगह यूज होगा फ्लूइड वगैरह में, सब में। तो वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट अगर है तो बिफोर डिफॉर्मेशन क्या वॉल्यूम? ओरिजिनल लेंथ इनटू ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया। आफ्टर डिफॉर्मेशन क्या वॉल्यूम? इंस्टेंटेनियस लेंथ इनटू इंस्टेंटेनियस क्रॉस सेक्शन एरिया। यही ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब ये हुआ, हम जैसे ए नॉट अपॉन ए आई हमको बतानी है, तो ये क्या एल आई अपॉन एल नॉट नहीं हो जा रहा? हो जा रहा। तो ये एल आई अपॉन एल नॉट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस तरफ। तो मैं लिख सकता हूं सिग्मा ए इक्वल टू, पेंसिल का थिकनेस कम कर लूं ताकि इसी पेज में सब हो जाए, सिग्मा नॉट इनटू एल आई अपॉन एल नॉट। कैन आई राइट लाइक दिस? आई कैन राइट इट। कैन आई राइट सिग्मा नॉट इनटू एल आई का वैल्यू क्या था? एल नॉट प्लस माइनस डेल्टा बाई एल नॉट लिख सकते हैं। क्या इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो सिग्मा नॉट इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा बाई एल नॉट लिख सकते हैं? बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब ये डेल्टा बाई एल नॉट क्या है? डेल्टा बाई एल नॉट इज इंजीनियरिंग स्ट्रेन। समझ में आ रहा है? इंजीनियरिंग स्ट्रेन मतलब अगर मैं यहाँ पे कुछ पैरामीटर आपको डिफाइन करूं, जैसे कि अगर मैं बोलूं एक्चुअल स्ट्रेन अपस्लाइन ए, इसको मैं क्या बोलूंगा? एक्चुअल और ट्रू स्ट्रेन, ट्रू स्ट्रेन। तो ये क्या होगी? इट विल बी डिफॉर्मेशन बाई इंस्टेंटेनियस लेंथ। अगर मैं बोलूं इंजीनियरिंग स्ट्रेन, सॉरी अपस्लाइन नॉट, इंजीनियरिंग स्ट्रेन अपस्लाइन नॉट, इंजीनियरिंग स्ट्रेन, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा डेल्टा बाई ओरिजिनल लेंथ ऑफ द मेंबर। ऐसा। अगर मैं बोलूं आपको एक्चुअल स्ट्रेस, एक्चुअल स्ट्रेस या ट्रू स्ट्रेस इक्वल टू लोड अपॉन इंस्टेंटेनियस क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर मैं आपको बोलूं इंजीनियरिंग स्ट्रेस, ये क्या हो जाएगा? लोड अपॉन ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया। डेल्टा क्या है? डिफॉर्मेशन, इलास्टिक डिफॉर्मेशन अंडर लोड, इलास्टिक डिफॉर्मेशन अंडर लोड। यही आपका डेल्टा है ना? तो डेल्टा अपॉन एल नॉट को हम अपस्लाइन नॉट लिख सकते हैं, इंजीनियरिंग स्ट्रेन।
तो पुट करते हैं भाई इससे पहले वाले इक्वेशन में जो हम इक्वेशन डिराइव कर रहे थे। तो पुट करेंगे तो सिग्मा नॉट इंटू 1 प्लस माइनस अपस्लाइन नॉट, ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा। तो क्या फॉर्मूला बन गया फाइनली? इंजीनियरिंग और एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच में क्या रिलेशनशिप बन गया? द रिलेशनशिप व्हाट वी गेट, आई एम राइटिंग इट इन ब्रैकेट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिग्मा ए इज इक्वल टू सिग्मा नॉट 1 प्लस अपस्लाइन नॉट, 1 प्लस माइनस अपस्लाइन नॉट। अब यहाँ पे देखो प्लस भी है माइनस भी है, तो मैंने आपको बोला था जो प्लस हम यूज करेंगे टेंशन के लिए यूज करेंगे, माइनस जो यूज करेंगे वो कंप्रेशन के लिए यूज कर रहे होंगे। मैंने आपको पहले लिखवा दिया इससे पहले, ठीक है। अब चलो इस रिलेशनशिप को डिकोड करते हैं, इसको यूज करते हैं, फिर ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखो ये रिलेशनशिप सही है कि नहीं जज कर लेते हैं। जैसे कि फॉर टेंशन, मान लीजिए स्पेसिमेन के ऊपर आप टेंसाइल लोडिंग अप्लाई की हो और टेस्टिंग चल रहा है फॉर टेंशन, तो क्या हो जाएगा? टेंशन के लिए प्लस साइन यूज करोगे तो सिग्मा एक्चुअल इज इक्वल टू व्हाट? सिग्मा नॉट 1 प्लस अपस्लाइन नॉट, मींस सिग्मा ए इज ग्रेटर देन सिग्मा नॉट। टेंशन में एट ए पर्टिकुलर डिफॉर्मेशन वैल्यू, डिफॉर्मेशन कितना? डिफॉर्मेशन इक्वल टू अपस्लाइन नॉट का डिफॉर्मेशन है, इसी डिफॉर्मेशन वैल्यू पे है ना जो एक्चुअल स्ट्रेस है दैट इज ग्रेटर देन इंजीनियरिंग स्ट्रेस अंडर टेंशन। लेकिन फॉर कंप्रेशन अगर हम बात करें, अच्छा चलो वो बात करने से पहले मैं स्ट्रेस स्ट्रेन इसका प्लॉट कर देता हूं। एक नॉर्मल अगर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हम प्लॉट करने चलेंगे, ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर शो करने चलेंगे, तो ये देखिए हम वाई एक्सिस के अलोंग स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी वाई एक्सिस से इसके अलोंग स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर देंगे, यहाँ पर भी वाई एक्स एक्सिस से इसके अलोंग स्ट्रेन को रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो देखो अगर मैं टेंशन में बात कर रहा हूं, है ना, तो ये मान लो किसी मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाइए, ये ओरिजिन है ओ पॉइंट, तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व टेंशन में ये कुछ इस तरह का आ गया, ये आपका इंजीनियरिंग वाला है, लेट्स सपोज इंजीनियरिंग वाला है, और ये टेंशन साइड में आप टेस्टिंग कर रहे हो, लेट्स सपोज ये टेंशन का के लिए मैं डायग्राम बना रहा हूं। सिमिलरली मान लो कंप्रेशन साइड पे भी आपने टेस्टिंग किया, और कंप्रेशन साइड पे भी जो इंजीनियरिंग वाला है वो कुछ स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर ऐसा आपको देखने को मिल रहा है। ये मान लो कंप्रेशन साइड का है, ये कंप्रेशन साइड का है ना। मतलब देखो यार मैं ऐसे नीचे बना दिया ताकि मेरे को एक ही डायग्राम में दोनों बिहेवियर शो करना है, टेंशन टेस्ट कंप्रेशन टेस्ट का, है ना, इसलिए बना दिया, समझना ग्राफ को। तो ये इंजीनियरिंग वाला कर्व है, इंजीनियरिंग, क्लियर है। अब देखो बात समझो, टेंशन में क्या हो रहा है? टेंशन में ये हो रहा है एट ए डिफॉर्मेशन वैल्यू, लेट्स सपोज ये है आपका डिफॉर्मेशन, एट दिस डिफॉर्मेशन वैल्यू जो इंजीनियरिंग स्ट्रेस है वो सिग्मा नॉट है अगर, तो इसी डिफॉर्मेशन वैल्यू पे जो एक्चुअल स्ट्रेस है वो सिग्मा ए है, ज्यादा है सिग्मा नॉट से। तो टेंशन में जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व चलेगा एक्चुअल वाला वो कुछ यूं इस तरह से डेविएट हो, दिस इज योर एक्चुअल, क्योंकि एट सेम डिफॉर्मेशन आपको ज्यादा स्ट्रेस देखने को मिल रहा है। देखिए स्ट्रेस एक्सिस पे इसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस अगर सिग्मा नॉट है ना, तो यहाँ पे स्ट्रेस आपको सिग्मा ए देखने को मिल रहा है, तभी जाके ये कंडीशन अपना वैलिड हो पाएगा, सिग्मा ए इज ग्रेटर देन सिग्मा नॉट, समझा। सेम कंप्रेशन के लिए अगर बात करें, अब फॉर कंप्रेशन, फॉर कंप्रेशन देखो यार माइनस साइन यूज करेंगे तो सिग्मा एक्चुअल इक्वल टू एट डिफॉर्मेशन वैल्यू सिग्मा नॉट 1 माइनस अपस्लाइन नॉट, मतलब का रिजल्ट निकल रहा है, रिजल्ट ये डिक्रीज हो रहा है ना, रिजल्ट ये कि सिग्मा ए इज लेस देन सिग्मा नॉट, मतलब कर्व जो बनेगा कंप्रेशन साइड पे वो इसके ऊपर बनेगा ऐसा, दिस विल बी द एक्चुअल कर्व, तभी ना एट ए डिफॉर्मेशन वैल्यू, लेट्स सपोज ये डिफॉर्मेशन का वैल्यू है, तो ये एक्चुअल वाला स्ट्रेस सिग्मा ए, तो ये इंजीनियरिंग वाला स्ट्रेस सिग्मा नॉट, तभी ये रिलेशन बन पाया कि सिग्मा नॉट इज ग्रेटर देन सिग्मा ए, समझे। तो इस तरह का डायग्राम, इस तरह का बिहेवियर आपको देखने को मिलता है ना। अब ये जो
डिफरेंसेस है, मतलब ये जो डिफरेंसेस कहने का मतलब है, जब हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का टेस्टिंग कर रहे हैं, टेंशन में कर रहे हैं और कंप्रेशन में कर रहे हैं, तो जो एक्चुअल स्ट्रेसेस है, और बेसिकली खास एक्चुअल स्ट्रेस में तो डिफरेंस देखने को मिल ही रहा है, और खास करके आपको इंजीनियरिंग मतलब सॉरी यील्ड स्ट्रेसेस में भी डिफरेंस देखने को मिल रहा है। देखो यार, ये एक्चुअल वाला कर्व को पकड़ के चलो, इंजीनियरिंग वाला नहीं, एक्चुअल वाला कर्व को अभी पकड़ के चलो, उस पर हम बात कर रहे हैं। जब हम टेंशन टेस्ट कर रहे हैं तो एक्चुअल वाला कर्व इंजीनियरिंग के ऊपर है, जब कंप्रेशन कर रहा है एक्चुअल वाला कर्व इंजीनियरिंग के इधर भी ऊपर ही हम दिखा रहे हैं, लेकिन जो वैल्यूज है वो लेस है ना। तो स्ट्रेसेस के वैल्यू में जब यील्ड स्ट्रेस का वैल्यू तुम देखोगे, यील्ड स्ट्रेसेस का, तो सिग्मा टेंशन साइड में जो एक्चुअल वाला कर्व है, वो कर्व जो यील्ड स्ट्रेस शो कर रहा होगा वो कुछ और होगा। कंप्रेशन साइड में जो एक्चुअल वाला कर्व है, ये जो यील्ड स्ट्रेस शो कर रहा होगा, ये कुछ और होगा। तो ये स्ट्रेसेस के वैल्यू में है ना डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है। तो ये जो बिहेवियर का स्टडी किया था कि जो स्ट्रेसेस की वैल्यू है उसमें डिफरेंसेस देखने को मिलता है, इसका जो स्टडी किए थे वो उनका नाम था बॉस-चिंजर, और इस बिहेवियर को हम बोलते हैं बॉस-चिंजर इफेक्ट, इस इफेक्ट को है ना बॉस-चिंजर इफेक्ट। तो ये नाम याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, तो ये चीज लिखवा देंगे। बाकी ये अभी उतार लो, डेरिवेशन उतार लिया है, ये उतार लिया है, डायग्राम बना लो, स्टेटमेंट लिखवाता हूं। चलो यार, इस स्टेटमेंट को लिखना है। लिखिए, इंटेंशन ट्रू और एक्चुअल स्ट्रेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंजीनियरिंग और नॉर्मल नॉमिनल स्ट्रेस। देखो, इंजीनियरिंग स्ट्रेस को हम नॉमिनल स्ट्रेस भी कहते हैं, नॉमिनल स्ट्रेस स्ट्रेन या इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन, एक्चुअल वाला ट्रू और एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन। इन कंप्रेशन ट्रू और एक्चुअल स्ट्रेस इज ऑलवेज लेस देन द इंजीनियरिंग और नॉमिनल स्ट्रेस। ठीक है, जो अभी हमने देखा कर्व के माध्यम से वही चीज मैंने बताया। एक चीज यहाँ पे ध्यान दो, सुनना बात, अंदर की बात सुनो, सुनो बात सुनो। देखो, ये जो इक्वेशन मैंने डिराइव किया कि सिग्मा एक्चुअल इक्वल टू सिग्मा नॉट इंटू 1 प्लस माइनस अपस्लाइन नॉट, ये इक्वेशन वैलिड है फॉर इलास्टिक डिफॉर्मेशन ओनली। अगर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है, लेट्स सपोज, मतलब इस इक्वेशन को डिराइव करते वक्त केवल इलास्टिक डिफॉर्मेशन को ही कंसिडर किया गया है, तभी कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम हो सकता है। समझे क्यों? इलास्टिक लिमिट के विद इन लोड है, मतलब यील्ड रीच हुआ नहीं है, मतलब मटेरियल में कोई क्रैक वगैरह नहीं आया है। क्रैक आएगा बाबू, तब ना दो पार्टिकल सेपरेट होंगे और उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस बढ़ेगा, तब ना ओवरऑल वॉल्यूम चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। पहले जो वॉल्यूम था, अब चूंकि डिफरेंट डिफरेंट क्रैक्स हो रहे हैं, तो मटेरियल का वॉल्यूम कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि क्रैक सरफेस पे अंदर हर जगह क्रैक डेवलपमेंट होगा, मॉलिक्यूल सेपरेट होंगे, तो वॉल्यूम चेंजेस होता है। जब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होएगा, वॉल्यूम चेंजेस होगा, तो वहां पे वॉल्यूम कंजर्वेशन वाली सिस्टम नहीं चलेगी इन केस ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। बट अगर डिफॉर्मेशन आर विद इन इलास्टिक, देन वॉल्यूम कंजर्वेशन इज अप्लाइड। तो यहाँ पे हमने चीजों वॉल्यूम कंजर्वेशन वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रखा है, समझ रहे हो बात को। तो ये इक्वेशन में हमने प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अगर हो रहे हैं तो उसमें अगर जो वॉल्यूम चेंजेस हो रहे हैं उसको नेग्लेक्ट करके ये इक्वेशन को डिराइव किया। लिखने की जरूरत नहीं है, लॉजिकल चीज है, दिमाग में याद रखना, ठीक है। कोई एग्जाम में नहीं पूछता है, बस नॉलेज के लिए, ज्ञान विज्ञान के लिए बता दिया। ओके, इससे ज्यादा और कुछ जरूरत नहीं है इसमें। चलो लिखो आगे। नोट, इन एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर ऑफ मटेरियल, खास करके जैसे ये माइल्ड स्टील Fe250 का हम बात कर रहे हैं, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट द यील्ड स्ट्रेस ऑफ मटेरियल इज हायर इन टेंशन टेस्ट and apparently it so reduced yield stress in compression test for mild steel, of mild steel नहीं for कर दो, हाँ ऑफ ठीक है, कंप्रेशन टेस्ट ऑफ माइल्ड स्टील, ठीक है। मतलब जो यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू टेंशन में कुछ ज्यादा, कंप्रेशन में कुछ कम, और सेम मटेरियल, बस हम लोडिंग कंडीशन चेंज कर रहे हैं। तो ये जो डाइवर्जेंस है, इसके ऊपर किसी का दिमाग गया, नजर गया, वो थे बॉक्स-चिंजर साहब। This divergence between tension and compression result is observed by Bosch-Chinger साहब and is called as Bosch-Chinger effect। उन्होंने डाइवर्जेंस को स्टडी किया, देखो नजर गया मतलब पूरा हिस्ट्री निकाला उसका,
वो हिस्ट्री अपने की जरूरत नहीं है, अपन बीटेक है, डिप्लोमा है, वो हिस्ट्री अपने को चाहिए एमटेक में, हायर रिसर्च में, क्योंकि वो रिसर्च वाली टॉपिक है। बस अपने को ये इफेक्ट मालूम होना चाहिए कि इसके ऊपर स्टडी हो चुकी है, और वो स्टडी किसने किया है, बॉक्सचेंजर साहब ने किया है ना, कि जो माइल्ड स्टील है उस पर टेंसाइल लोड लगा के टेस्ट कर रहे हैं, तो जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बन रहा है उसमें जो इल्ड स्ट्रेस की वैल्यू मिल रही है वो कुछ और है, वो कुछ ज्यादा होती है, 250 से ज्यादा है ना, और जो कंप्रेशन में वो 250 से कम मिलता है बेसिकली। तो जो इल्ड स्ट्रेस के बीच में वेरिएशन देखने को मिल रहा है, वो क्यों मिल रहा है, एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर में, इंजीनियरिंग या नॉमिनल वाले में नहीं, एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर में। अंडरलाइन कर लो बाबू इसको भी। इसका छान पड़ताल किए बॉक्सचेंजर साहब ने, पूरा डिटेल उसका इतिहास पे गए, मॉलिक्यूलर लेवल पे गए, लोडिंग पैटर्न पे गए, सब चीजों को स्टडी करने के बाद एक बहुत बढ़िया जर्नल उन्होंने पब्लिश किया था, वहीं का ये नोट पॉइंट। तो अपने को नोट पॉइंट मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ बहुत बड़ा पोर्शन हमने खत्म कर लिया, स्ट्रेस स्ट्रेन से रिलेटेड सारे बातें, सभी बातें हमने देखा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है अभी थ्योरी ही चलेगा, नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, डक्टिलिटी लिखवाऊंगा, ब्रिटलनेस लिखवाऊंगा, इलास्टिसिटी लिखवाऊंगा, प्लास्टिसिटी लिखवाऊंगा, टफनेस क्या होता है, रेजिलियंस क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है, स्ट्रेन एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब टॉपिक चलेंगे। हार्डनेस क्या होती है, कौन कौन से टेस्ट इन्वॉल्व होते हैं हार्डनेस को कैलकुलेट करने में, ठीक है। इस तरह के ये सब टॉपिक अभी चलेंगे। फैटिग क्या होता है, हुक्स लॉ, ये सब चीजें अब चलेंगे। हुक्स लॉ हम जैसे ही पढ़े, फिर उसके बाद स्ट्रेस स्ट्रेन मैट्रिक्स के बारे में कुछ बताऊंगा, वो चीज जैसे ही खत्म हुआ फिर हम एक्सियल डिफ्लेक्शन निकालना चालू करें। तो एक्सियल डिफ्लेक्शन निकालना जैसे ही कैलकुलेट किए, बहुत सारा पोर्शन खत्म हो जाएगा चैप्टर 2 का, फिर बचेगा थर्मल स्ट्रेस स्ट्रेन का इंडिपेंडेंट टॉपिक, वो कवर करेंगे चैप्टर 2 खत्म। फिर चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस। मजा है सोम में, सोम पढ़िए अच्छे से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीजें समझ में आई बाबू लोग, नोट्स बना लो बढ़िया से। आई एम एंडिंग दिस क्लास हियर ओनली, ओके, सी यू ऑल नेक्स्ट क्लास। ये चैप्टर जैसे ही खत्म होगा फिर क्वेश्चन करवाता हूँ, और अभी तक यार जो भी क्वेश्चन मैं पूछूंगा सब बता ही दोगे, वही कार्बन के ऊपर डिपेंड करता हुआ चीजें, कार्बन इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो क्या, HYSD और Fe250 के बीच में, इलास्टिक रबड़ के ऊपर क्वेश्चन, स्प्रिंग वगैरह के ऊपर क्वेश्चन, यही सब छोटा मोटा बेसिक बेसिक क्वेश्चन अभी तक में यही सब पूछेंगे आपसे। ये बॉक्सचेंजर इफेक्ट वगैरह हो गया है ना, ये परसेंटेज इलोंगेशन वगैरह जो लिखवाया, कार्बन का परसेंटेज वगैरह जो लिखवाया, ये सब चीज अभी तक में क्वेश्चन आपके बनते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, थियोरेटिकल, बिट टू बिट होना चाहिए अपने को माइंड में, ठीक है। इसके आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।